बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। अभी तक जिन अच्छाइयों को हमें अपना लेना था, हम उससे अछूते रहे हैं। इसीलिए हम पूरे जोश के साथ आम नागरिकों के बीच में जा रहे हैं और इनके क्या-क्या लाभ हैं, वो बताने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत जो है, भारत की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि भारत का सांस्कृतिक वैविध्य जो है, वो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ हर 2 कोस में भाषा बदलती है, हर 5 कोस में रीति-रिवाज बदलते हैं। जातियाँ, उपजातियाँ, रीति-रिवाज, परंपरा, रूढ़ियों की विभिन्नता जो भारत में देखने को मिलती है, दुनिया की कहीं और नहीं मिलती। तक सरकार ने इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं किया है। और जब ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क में उतर कर यूसीसी के समर्थन में क्या बात करना चाहते हैं? और यदि इनको यूसीसी के सभी चीजों का ज्ञान नहीं है तो ये जनता को क्या बताना चाहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में सभी लोगों के लिए एक कानून नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। यदि कोई आपराधिक घटना घटती है तो सभी के लिए एक ही कानून, एक ही इंडियन पेनल कोड लागू होता है। लेकिन जब बात मान्यताओं की हो, परंपराओं की हो, धार्मिक रीति रिवाजों की हो, तो सभी धर्मों, मान्यताओं, परंपराओं के लिए अलग अलग कानून बना हुआ है। और सबसे बड़ा जो कानून है वह विवाह संबंधी नियम है, जो विवाहों को लेकर के हैं। हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल, मैं विनय पांडे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शुरू करते हैं, क्या है यूसीसी और क्या है सरकार का प्लान। भारत सरकार अपने पुराने एजेंडे को फिर से लागू करने की शुरुआत कर दी है। बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक एजेंडे में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। हमारा देश विविधताओं का देश है, खास करके सामाजिक धार्मिक विविधताओं का देश, जिसमें बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत पंथों के लोग रहते हैं, बहुत समाज के लोग रहते हैं। एक ही समाज में, एक ही धर्म में कई सारे पंथ हैं और उस पंथ के अलग अलग तरह के मतावलंबी हैं। जो सबसे बड़ा विषय होता है वह विवाह संबंधी विषय है। सभी धर्मों के वैवाहिक संबंधों के नई नई अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म में विवाह एक सामाजिक समझौता होता है। समझौता शर्तों पे होता है। यदि शर्त टूटते हैं तो समझौता टूटता है, यानी विवाह विच्छेद की संभावना सरल होती है। कोई भी किसी भी तरफ से यदि कोई समझौता का उल्लंघन होता है तो वह विवाह विच्छेद हो सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विवाह एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, समाज का अटूट सामाजिक बंधन है। ऐसे में जब ये मान्यता इतनी गहरी है तो विवाह विच्छेद की प्रक्रिया भी है बहुत ज़्यादा सरल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है। जब सवाल उठाया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो इसी विषय पर ज़्यादातर सवाल उठाया जाता है। वैवाहिक मान्यताओं में इस्लाम धर्म के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियाँ करने की छूट है, लेकिन ये छूट सिर्फ इस्लामिक धर्म के लोगों को ही नहीं है, बल्कि भारत में बसे 600 से ज़्यादा आदिवासी समुदायों के ऊपर भी ये लागू होती है। जिन आदिवासी समुदायों में की ये मान्यता, ये परंपरा रही है कि वो 2 से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, उनको भी शादियां करने की छूट है। इसके अलावा तलाक के बाद किस तरह से जो मेंटेनेंस दिया जाता है, महिलाओं को, पत्नी को जो मेंटेनेंस दिया जाता है, इसको लेकर के भी अलग अलग कानून है। इसमें कहा जा रहा है कि पूरे देश में इस तरह की चीज़ों में एकरूपता आएगी। सब देश के जो कानून है
वो एक तरह के होंगे, सभी पर एक ही कानून लागू होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी विविधताओं के साथ, इतनी विविधताओं से भरे देश में कैसे ये संभव है कि एक ही कानून सभी लोगों के ऊपर लागू हो। हमारे यहाँ भारत में 600 से ज़्यादा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें अलग अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। उनके हितों को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे कानून हैं, जिसमें सबसे बड़ा कानून 170 ख है। आदिवासी 170 ख के तहत अपनी ज़मीन को किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता। खास करके आदिवासी ब्लॉक में, आदिवासी विकासखंड में ये बिल्कुल संभव नहीं है। जहाँ पे सामान्य विकासखंड है, वहाँ पे कलेक्टर के द्वारा परमिशन दिए जाने के बाद वह ज़मीन आदिवासी जो है अपनी ज़मीन की बिक्री कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद इस नियम का क्या होगा? क्या आदिवासी ज़मीन सामान्य व्यक्ति खरीद सकता है या खरीद पाएगा? इसके अलावा ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष तौर पे आरक्षण मिला हुआ है। उन्हें सामाजिक न्याय के तहत आरक्षण दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो क्या इस आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा? इस तरह के तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के साथ हम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा, क्या होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें हों तो उन्हें सही लगे। तो चलिए हम बात करना शुरू करते हैं यहाँ के कई लोगों से, जो बात करेंगे, जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीतिक लोग हैं और जो दूसरे सामाजिक कार्यों को करते हैं, उसको निष्पादित करते हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यूसीसी लागू करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पूरे देश में कितना सही है और क्या ये संभव है। यूसीसी एक बहुत ही बेहतरीन कानून है जो अभी तक लागू हो जाना चाहिए था। समान नागरिक संहिता के रूप में अभी तक हो जाना चाहिए था, काफ़ी विलम्ब हो गया है। और इसे हमें लागू करने के लिए उत्साह इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। अभी तक जिन अच्छाइयों को हमें अपना लेना था, हम उससे अछूते रहे हैं। इसीलिए हम पूरे जोश के साथ आम नागरिकों के बीच में जा रहे हैं और इनके क्या-क्या लाभ हैं वो बताने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें लाभ हैं, जैसे यहाँ जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उनकी जो शादी की एक समय सीमा होती है वो सारे समुदायों में किसी में 18 से कम होती है, तो वो भी एग्जैक्ट 18 ही होगा। अब लड़की बालिग होगी तभी उसका विवाह होगा, वो परिपक्व हो जाएगी और उसकी मनस्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 3 तलाक से भी इसमें लोगों को राहत मिलेगी। इनसे महिलाओं में एक इनसिक्योरिटी रहती थी, आदमी एक से अधिक विवाह कर लेता था, महिलाएं उपेक्षित रहती थी। अब ये 3 तलाक भी इसमें हट जाएगा, महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर होगी। जो बुजुर्ग हैं उनकी भी स्थिति ऐसी होगी कि जो उनके भरण पोषण के लिए जो समस्याएं होती थी, जैसे पुत्र या बहू में से किसी भी एक का देहांत हो जाता था तो माँ बाप हैं वो बेसहारा हो जाते थे कि वास्तव में उनका देख रेख कौन करेगा। या तो बहू की शादी हो जाएगी तो ये बेसहारा हो जाएंगे, या फिर उधर बेटे की शादी हो जाएगी तो बहू और ये इस टाइप की स्थिति थी। उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि भरण पोषण आपको करना ही पड़ेगा अपने अभिभावकों का। दूसरी बात, यहाँ जो धार्मिक असमानताएं होती थी, जो भेदभाव होते थे, उससे भी निजात मिल जाएगी और ये एक बहुत ही बेहतरीन एक स्थिति होगी, क्योंकि हमारे संविधान में शुरू से ही ये स्पष्ट था। हमारे संविधान का वास्तव में उद्देश्य ही यही था कि धार्मिक असमानता से हटके सभी के लिए एक समान कानून हो, तो वो अब जाके लागू होने वाला है। पहले रजिस्ट्रेशन जो विवाह का करवाना, पंजीयन करवाना उतना ज़रूरी नहीं था। जब विदेशों में जाते थे या इंटरकास्ट मैरिज होती थी, ऐसे ही मामलों में कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज होती थी। लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो जैन धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, किसी भी समुदाय से। अब सबको अपने विवाह का पंजीयन कराना ही पड़ेगा, तभी उनको जो लाभ है, सरकारी लाभ हैं, जो भी सामाजिक लाभ है, वो तभी उन्हें मुहैया होंगे। तो एक तरह से ये एक अच्छा है कि वो उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पंजीयन हो रहा है। और ऐसे अगर हम देखें तो लैंगिक असमानता भी दूर होगी। पुरुषों और
यूसीसी के तहत जो बहु विवाह है उस पे लगाम लगेगी, क्योंकि कई समुदायों में एक से अधिक विवाह को मान्यता मिली हुई है, जो कि महिलाओं के लिए कहीं न कहीं पीड़ादायक रहता है। अब यहाँ आदमी बहु विवाह नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल, ये सारे समुदाय के लिए समान रूप से कानून लागू होगा, तो बहु-विवाह फिर कहीं भी नहीं हो पाएगा। तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा कानून है जो आज हमारे ऊपर लागू होने वाला है। मैं तो जैसे जिस वक्त में अब मोदी जी की सरकार पिछले 9 साल से है, अब 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो एक ऐसे माने समय विशेष में इस मुद्दे को उठाया गया है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। मैं इसके पीछे यही मानता हूँ। मेरा भारत जो है, भारत की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि भारत का सांस्कृतिक वैविध्य जो है, वो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ हर 2 कोस में भाषा बदलती है, हर 5 कोस में रीति-रिवाज बदलते हैं। जातियाँ, उपजातियाँ, रीति-रिवाज, परंपरा, रूढ़ियों की विभिन्नता जो भारत में देखने को मिलती है, दुनिया की कहीं और नहीं मिलती। तो एक कानून से उस सांस्कृतिक अस्मिता को, इस देश की सांस्कृतिक अस्मिता को आप कैसे समाप्त करना चाहते हैं? मकसद यही है, लेकिन कानून से सब कुछ नहीं होता। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये कानून पास भी हो जाए, तो भी भारत के सांस्कृतिक वैविध्य को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के रीति-रिवाज और परंपराओं को वो नहीं किया जा सकता, कानून से नहीं आंका जा सकता। इसलिए ये जो है यूसीसी, ये सिर्फ और सिर्फ राजनैतिक गेन के लिए इसको लाया गया है। और जो पिछले कुछ वर्षों से, खास तौर पर 2014 के बाद से जो हिंदुत्व का जो उभार आया हुआ है, उसको ये और हवा देगा। ये उसको और हवा देने के लिए ये बिल लाया गया, लाया जाने की चेष्टा की जा रही है। कवायद तो खत्म करने की है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हर चीज कानून से संभव नहीं है। कानून बन जाने के बाद भी आप उस वैविध्य को, उस उन रीति रिवाजों को, उन परंपराओं को समाप्त नहीं कर सकते। वो रहेंगे अभी भी। जैसे बहुत से कानून है, लेकिन उनसे उनके मुखालफत वाली रीति रिवाज भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर दहेज प्रथा, मिसाल के तौर पर दहेज प्रथा को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाल विवाह को ले सकते हैं। ये कानून से नहीं हटा जा सकता। और इसके पीछे मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसके पीछे ऐसा कोई मकसद नहीं है। ये जो अभी हुकूमत चला रहे हैं इस देश में, उनका ऐसा मकसद भी नहीं है। वो उनका मकसद सिर्फ वही है कि हम हिंदू वोटरों को पोलराइज करें। और एक ये जो कानून है, ये कानून जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको डराए और धमकाए रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा आगे चलकर, अगर बन जाता है, ये कानून पास हो जाता है तो। ऐसा मेरा मानना है। निश्चित तौर पर जो दूसरे मुद्दे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है। मणिपुर तो 2 महीने से जल रहा है और प्रधानमंत्री जी खामोशी का लबादा ओढ़े हुए हैं। एक शब्द अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा मणिपुर के बारे में। और मणिपुर में भी वही हो रहा है। वो माने आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही एक सांप्रदायिक शक्ल अख्तियार कर चुका है। हिंदू विरोधी ईसाई वाला मामला हो गया है। मैतेई और कुकी लोग ईसाई धर्मावलंबी है मैक्सिमम, और मैतेई हिंदू धर्म। ये जो मणिपुर में हो रहा है, ये उन दोनों के बीच का जो क्लैश है वो हो रहा है। मणिपुर के हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया कि मैतेई लोगों को भी एसटी का दर्जा दिया जाए, उससे क्या है कि ये जो कुकी और नगा समुदाय है, ये जो
पहाड़ों में रहता है और देश के लगभग 60% भूभाग में काबिज है। तो उनको ये डर हुआ कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तो वो हमारे इलाकों में जमीन खरीदेंगे। वो संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक रसूखदार लोग हैं, तो उससे हम माने अपने रोजगार से और अपने अवसरों से वंचित होंगे। यही है यूसीसी का जो है वो। आप कैसे एक ऐसे देश में जहाँ की सांस्कृतिक विविधता वो मिसाल के तौर पर बताया जाता है, वहाँ आप कैसे एक कानून के जरिए पूरी पूरे पूरे जन समुदाय को पूरी जनता को हाँक सकते हैं? मैं तो नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को लाकर केवल चर्चा में बनी रहना चाहती है। अगर यूसीसी की बात करें तो उसमें जो मुख्य बिंदु यह है कि अभी तक सरकार ने इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं किया है, और जब ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क में उतर कर यूसीसी के समर्थन में क्या बात करना चाहते हैं। और यदि इनको यूसीसी के सभी चीजों का ज्ञान नहीं है तो ये जनता को क्या बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल प्रवृत्ति कि धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान को नाम पर समाज को बांटना चाहती है। आप इसमें जो ड्राफ्ट का जो मुख्य बिंदु आएगा, क्या इसमें अनुसूचित जाति जनजाति लोग के लिए क्या प्रावधान रहेगा। आप जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो पहले आप इस बात को तय करें कि हमको जनता के बीच लेकर जाना क्या है, आपको जनता को क्या बताना चाहते हैं। कांग्रेस की इसमें एक ही चिंता है कि आप हिंदू मुसलमान की तो बात समाज में कर रहे हैं, लेकिन क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बहुत सारे जनजाति क्षेत्र हैं जिनको उनके आरक्षण दिया गया है या उनको विशेष प्रावधान दिया गया, इसमें सिविल आचार संहिता यूसीसी क्या करने वाली है। और जो सबसे प्रमुख बात है, यदि भारतीय जनता पार्टी बिना ड्राफ्ट के समाज को बांटने का जो प्रयास करे, यदि आपको यूसीसी लाना है, यूसीसी का कानून बनाना है, तो आपका संसद में बहुमत है, आपका राज्यसभा में बहुमत है, आप लाइए और कानून बनाइए। जिन चीजों को लेकर आप सरकार में आए हैं उसका केवल प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। पहले ड्राफ्ट आ जाए, उस पर चर्चा हो जाए और उसके बाद यदि कहीं कोई आपत्ति आती है तब इसको समाज में लेकर जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें नजर बनाए हुए है। आज ही उनके बड़े नेताओं ने कहा कि अभी तक कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और इस देश को जो बांटने की नाकाम कोशिश कर रही है उससे बचना चाहिए। आने वाले समय में ये ड्राफ्ट को लेकर चर्चा करेंगे और कांग्रेस अपना पक्ष भी रखेगी, अपना अधिकृत बयान भी देगी।